आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अहम समात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज JIT की कार्रवाई के हवाले से, जिसमें दो अहम मामलात सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। एक, हुसैन नवाज साहब अपने वकील ख्वाजा हारिस साहब की वसातत से सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और कह रहे हैं कि JIT जो है ठीक काम नहीं कर रही है, JIT में तस्वीर जो हैं वो लीक की जा रही हैं और हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है सियासी तौर पर। वो क्या नुकसान है वो उसके हवाले से अभी कोई मुदल्लल चीज़ सामने नहीं आई, वो आएगी तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट में JIT के दरख्वास्त के हवाले से खुद है। JIT भी सुप्रीम कोर्ट के सामने दरख्वास्त गुजार बन गई है और कह रही है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं हैं, रिकॉर्ड जो है वो गड़बड़ किया जा रहा है, हीले बहाने बनाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस हवाले से हमने बात करनी है और सुप्रीम कोर्ट की समाअत के हवाले से बात करनी है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वसीम रज़ाक साहब नुमाइंदा वक्त टेलीविज़न इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं अली ज़फ़र साहब चाहूँगा कि पहले समाअत के हवाले से कुछ बुनियादी नुकात हासिल कर लें, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ और उसमें आपका कमेंट लेता हूँ। वसीम बताइए, आज क्या मामला रहा जब अदालत ने समाअत की इन दोनों अहम मामलात की? जी बिल्कुल, आज समाअत हुई है और समाअत के आगाज़ जो JIT मेंबरान हैं वो सारे आज पे अदालत में तमाम मौजूद थे। सबसे पहले जो सरबराह हैं वाजिद ज़िया, उन्होंने उन पर जो जवाब मांगा गया था तस्वीर लीकेज के हवाले से जो हुसैन नवाज़ ने दरख्वास्त दायर कर रखी है, उस पर उन्होंने अपना जवाब जमा करवाया जो कि सील्ड इन्वेल्प में था। और जवाब उन्होंने तमाम जो जज साहिबान हैं उनको पेश किया। उसके बाद तमाम जो जज साहिबान हैं उन्होंने उस जवाब का जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद उन्होंने ये कहा कि अगर फेडरेशन जो है ये बताए कि अगर JIT को इतराज़ ना हो तो ये जो जवाब जमा करवाया गया है ये ख्वाजा हारिस को भी फराहम कर दिया जाए जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको, हुसैन नवाज़ को, जिस पर उन्होंने कहा कि JIT को कोई एतराज़ नहीं है। तो जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि आप ये तो कापी है इस जवाब की वो उनको भी फराहम कर दे। और उन पर जवाब पर जो है उन्होंने हुसैन नवाज़ के वकील से भी जवाब तलब किया है और केस की जो समाअत है वो बुध को तक मुलतवी की गई है ताकि वो अपना जो जवाब है इस पर जमा करवा सकें। इसमें आज की समाअत जो है कोई ज़्यादा लंबी तो नहीं चली, लेकिन जो ख्वाजा हारिस हैं उनका यही मौक़िफ़ था कि जो समाअत आज की जाए, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा, बेंच ने ये कहा कि क्या आप जवाब देखे बगैर अपने दलाइल जो है वो देना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता। ये जो रिपोर्ट आज ख्वाजा हारिस साहब को दी गई है, मीडिया को नहीं दी गई? कोई भी रिपोर्ट मीडिया को नहीं दी गई। JIT के हवाले से जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं ये आज तीसरी चौथी समाअत हुई है। हुसैन नवाज़ की दरख्वास्त पर ये दूसरी समाअत हुई है और रिपोर्ट जो है मंजर पर नहीं आई। तो उन्होंने जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे, अटॉर्नी जनरल की जगह पे राना बक्कार, उनको कहा कि इनको रिपोर्ट की कापी दे दें ख्वाजा हारिस को, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट पब्लिक करने का आज भी बेंच ने की जानिब से या अदालती आर्डर में भी रिपोर्ट पब्लिक करने का बिल्कुल भी नहीं कहा गया। यही कहा गया है कि जो हुसैन नवाज़ के वकील हैं उनको रिपोर्ट दे दी जाए ताकि वो अपना जवाब जो है इस पर जमा करवा सकें। ठीक है, अब मैं अली ज़फ़र साहब मुझे सुन पा रहे हैं? आप सुन रहा हूं सर। अली ज़फ़र साहब, अब जो JIT के मामलात हैं तहकीकात के हवाले से पनामा की, वो हमें पता है सीगा राज में है। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि वो मीडिया में ना आए, कमेंट उसके ऊपर ना हो, लेकिन ये मामला जो तस्वीर की लीकेज के हवाले से है, क्या इसको भी खुफिया रखा जाना चाहिए? क्योंकि अदालत की प्रैक्टिस के हवाले से हम जानते हैं कोर्ट्स में जो भी मामलात आते हैं, जो दस्तावेज आते हैं वो पब्लिक दस्तावेज बन जाते हैं। मुझे याद है मेमो गेट के अंदर DGISI का जवाब आया, वो भी मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ। लेकिन ये मामला गो के ये एक हद तक जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वो पनामा की तहकीकात का मामला रिपोर्ट में नहीं था, ये तस्वीर की लीकेज का मामला था। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी देखें, दो इश्यूज हैं। एक तस्वीर की लीकेज का मामला, लेकिन दूसरा जो बहुत अहम मामला जिसका आप जिक्र हुआ वो है जो एप्लीकेशन JIT ने दी है अदालत में और जिसमें ये कहा गया है कि हमारे हम साथ इंटरफेरेंस हो रही है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, बल्कि शायद ये भी कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेम्पर हो रहे हैं, उनको तब्दील किया जा रहा है। अब गुजारिश ये है कि दो हिस्सों में हमने इसको तकसीम किया है, ये दूसरा हिस्सा है, मैं इसके ऊपर आपका कमेंट लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले ये जो तस्वीर वाला मामला है, तस्वीर तो देखें जी, मेरे यानी कम अकल में ये एक
बिल्कुल इररेलेवेंट किस्म का इशू है तस्वीर का, क्योंकि आप ये देखें कि जब एक इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में एक शख्स को बुलाया जाता है तो सबसे पहले उनको वेटिंग रूम में ही बिठाया जाता है, और वेटिंग रूम में बैठने के बाद वो फिर आगे जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। अब वो जो मैंने तस्वीर देखी है उसमें कौन सी ऐसी जुल्म हो रहा है या कौन सा ऐसा कोई क्रूअल्टी हो रही है या कौन सी ऐसी कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है जिसको आप हाईलाइट करें और उससे कोई फायदा उठाएं, बल्कि मेरा ख्याल है जो आम शख्स हैं, जो एक आम शहरी है, उसके साथ जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स हैं वो इससे 10 गुना ज्यादा बदतर सलूक करती हैं। बल्कि यहाँ तो उनके सामने टेबल था, एक कमरे में वो बैठे हुए थे, उसको अगर तस्वीर को किसी ने डिस्क्लोज कर भी दिया या किसी तरह वो आ भी गई तो किसने किया, क्या किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती रही, बट उसका मेन केस से मेरा ख्याल है बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। मेन केस से ताल्लुक नहीं, तो रिपोर्ट आपके ख्याल में उसको भी खुफिया रखना और वफाक से ये कहना कि आप बता दीजिए इनके वकील को दी जाए या ना दी जाए, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? हम जानना ये चाहते हैं। जी बिल्कुल पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ना इसमें कोई इतनी सीक्रेसी है, ना कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। ये तो मेरा ख्याल है पब्लिक को इसको ये एक राइट है, एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन में आर्टिकल 19A भी यही कहता है। अदालतों में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी नॉर्मली अनलेस उसमें कोई बहुत सीक्रेट बात हो या नेशनल इशू की बात हो जो कि आप डिस्क्लोज ना करना चाहें या वो किसी तरह कॉम्प्रोमाइज करें इन्वेस्टिगेशन को, फिर आप उसको रोक सकते हैं। तो नॉर्मली तो उसको आप डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि हमें भी पता चले। मैं तो इसको जिस हम कह रहा हूँ कि इररिलेवेंट समझता हूँ इस फोटोग्राफ को, लेकिन अगर किसी को पता करना है कि ये इसने किसने की है और इसके पीछे मकसद क्या है, एजेंडा क्या है इसको डिस्क्लोज करने का, तो वो उसका हक होना चाहिए कि वो पता करे और उसको पता चले कि सुप्रीम कोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट पेश हुआ है और क्या रिपोर्ट है। ठीक है, तो उस हद तक मेरा ख्याल है कि आइन और कानून का तकाजा तो यही है कि अगर नहीं डिस्क्लोज कराना तो फिर उसके वाज़ेह रीजन दिए जाएं कि वो क्यों नहीं डिस्क्लोज होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली तो हर डॉक्यूमेंट जो है, हर जो प्लीडिंग्स हैं या जो कुछ फाइल हो कोर्ट्स में, वो एक साफ शफाफ तरीके से पब्लिक को डिस्क्लोज होना चाहिए ताकि उस पर हम डिबेट कर सकें और देख सकें कि वो क्या है। ठीक है अली साहब, हमने जब मैंने सवाल किया तो मैंने पानामा केस की JIT के तहत जो तहकीकात हो रही हैं उसको अलहदा करने की मैंने कोशिश की इस रिपोर्ट से, लेकिन दूसरा जो सवाल उभरता है फिर यहाँ पे वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है उसको खुफिया रख सकती है, उसकी रिपोर्ट्स, तहकीकात की रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि मीडिया के अंदर पता नहीं किस किस किस्म की बातें होती हैं, तो शायद इसलिए उन्होंने उसको अलहदा कर दिया और कहा कि इसकी तहकीकात के हवाले से कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाएगी। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू द JIT रिपोर्ट्स एज वेल, जो कि तहकीकात के खालिसतन तहकीकात के हवाले से हैं। देखिए, एक पहले मेरा जो पहला इंप्रेशन ये था कि जो पूरी JIT की प्रोसीडिंग्स हैं ये ओपन होनी चाहिए पब्लिक को, और उसको कम से कम उसकी जो कार्रवाई डेली है वो उसको बेशक समराइज फॉर्म में मीडिया को डिस्क्लोज किया जाए ताकि हमें भी पता चले कि ये तहकीकात किस तरफ जा रही है और क्या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की वजह से। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का व्यू था वो ये था कि ये अगर हमने इसकी डिबेट शुरू कर दी इंक्वायरी में क्या क्या हो रहा है, वो उस पे लोग आके तबसरे करना शुरू कर दिए, तो फिर हो सकता है वो इन्वेस्टिगेशन डीरेल हो जाए। ठीक, और इस वजह से हम इसको चाहते हैं कि 60 दिन बाद क्योंकि डिस्क्लोज होना ही है सारे मामले में, तो हम चाहते हैं कि ये पीसमील ना हो, बिट बाय बिट ना हो, बल्कि एक साथ ही हो, ताकि वो इन्वेस्टिगेट JIT पे किसी किस्म का इन्फ्लुएंस ना हो सके डिबेट्स के जरिए। ठीक है, वो फिर मैंने जब ये आर्गुमेंट आई तो मैंने भी ये ख्याल किया कि हाँ इसमें वजन है और बेहतर यही है कि वो चीजें एक बार ही डिस्क्लोज हों, तो वो ताकि गैर जरूरी उसके ऊपर बहस ना हो, और उसमें फिर ऑब्वियसली जब बहस होना शुरू होती है हर साइड से होती है तो फिर एक इन्वेस्टिगेशन डीरेल भी हो सकती है
उस पर इन्फ्लुएंस भी आ सकता है और वो लोग प्रेशराइज भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा जरा हम अपने नुमाइंदे से बात कर लें दूसरा हिस्सा जो है केस के हवाले से, ताकि उसके ऊपर भी आपका कमेंट ड्रॉ कर सकें हम। वसीम बताइएगा, ये जेआईटी का जो मामला था, जो उनको तहफ्फुज़ात थे, उसके ऊपर आज क्या हुआ? जीआईटी को दरख्वास्त जमा करवाने का कहा गया था, जो जितने भी उनको मसाइल दरपेश हैं उस हवाले से। तो उन्होंने जीआईटी ने सैटरडे को हफ्ते के रोज़ अपनी जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई थी। आज उस पर फेडरेशन से और ख्वाजा हारिस जो हैं उनसे उनका जवाब तलब किया गया है। ये एक जस्टिस एजाजुल एहसन ने आज जो ऑब्जर्वेशन दी है वो ये है कि सीरियस एलिगेशन लगाया गया है जीआईटी की जानिब से कि जीआईटी की जो तहकीकात हैं उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, और जो जितने भी ये इदारे हैं जिनसे वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो इदारे या तो डॉक्यूमेंट्स दे नहीं रहे हैं, या फिर ऐसी कोशिश की जा रही है कि वो तमाम जो रिकॉर्ड है, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स जो जीआईटी को रिक्वायर्ड हैं उनको तब्दील करने की भी कोशिश की जा रही है। तो इस पर भी जो है कहा गया है कि जवाब दें जीआईटी, और ये जो हुसैन नवाज के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस और डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे राना वकाल, उस पर उनसे इस पर भी जवाब जो है वो आज मांगा गया है। ठीक, जब ये जेआईटी को जो तहफ्फुज़ात थे उसमें आज उन्होंने कह दिया कि ये रिकॉर्ड तोड़ मरोड़ के हमें दिया जा रहा है। ये ऑब्जर्वेशन जी बिल्कुल जीआईटी की तरफ से जो मसाइल का हवाला जिक्र किया गया है उसमें ये भी है कि उनके जो खानदान के लोग हैं वो भी जो है परेशान है, वो उनको भी थ्रेट है। जितने भी जो 6 मेंबरान हैं उनके जो फैमिलीज हैं वो भी काफी परेशान है। ये इस बात का भी दरख्वास्त में जिक्र किया गया है, और दरख्वास्त में जिक्र है कि थ्रेट हैं जीआईटी के मेंबरान को थ्रेट का जिक्र किया गया है। और पिछली जो हुई थी समात उस पर ये जीआईटी के जो थे सरबराह वाजिद ज़िया, उनको कहा गया था उनको जितने भी मसाइल का सामना है, जिस किस्म की परेशानियों का सामना है, वो तमाम जो एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाएं, उसमें तमाम जो परेशानियां हैं उनका जिक्र करें। आज जो टाइम फ्रेम जो कि एक मेन एलिमेंट है उसके हवाले से भी ये कहा गया कि टाइम फ्रेम 60 रोज़ हैं, जिसमें से तकरीबन 34 रोज़ जो हैं वो गुजर चुके हैं। टाइम अगर जो है हुकूमत काम नहीं करने देगी जीआईटी को, या जीआईटी पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाएगी, तो जीआईटी किस तरह 60 रोज़ के अंदर तमाम जो तहकीकात हैं उनको वो मुकम्मल कर सकती है। कहा गया, इशारा दिया गया कि अगर इदारों की तरफ से हीले बहाने किए जा रहे हैं तो बिल्कुल ये आज कहा गया है कि 60 तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सके, तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकती। और एक बात जो है, तमाम जो जितनी भी समातें हुई हैं उनमें ये टाइम फ्रेम का मेन एलिमेंट रखा गया है। टाइम फ्रेम का जिक्र बार बार किया गया है कि जीआईटी को मजीद जो है तहकीकात के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। जीआईटी को जो है 60 रोज़ के अंदर ही तहकीकात मुकम्मल करनी है। एक और जो आज जो है समात के दौरान चीज़ सामने आई है वो ये थी, ऑब्जर्वेशन थी बेंच की, कि जिस बंदे को जीआईटी तलब करती है वहाँ पर तहकीकात के लिए, वो बंदा वहाँ से तहकीकात का सामना करके आता है, आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिख देता है, और खत वो लिख कर खत को जो है पब्लिक कर दिया जाता है, मीडिया को दे दिया जाता है। और बेंच की जानिब से ये सख्त ऑब्जर्वेशन दी गई है कि रियासती हुकाम को ये जेब देता है कि वो इस चीज़ को जो है पब्लिक कर दें। ठीक है अली साहब, काफ़ी सीरियस मैटर है जो जीआईटी सामने लेकर आ रही है। वो कह रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, हीले बहाने करते हैं, रिकॉर्ड देने में डिले करते हैं। क्या कहते हैं आप, किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट होती है इदारों पे? देखें जी, ये बहुत सीरियस मामला है। ये इनफैक्ट इतना सीरियस मामला है, सुप्रीम कोर्ट की एक तरह जिम्मेदारी आ जाती है कि जब जीआईटी जो एक तरह उनकी शाख है सुप्रीम कोर्ट की, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ थ्रेट्स हैं या टेम्परिंग हो रही है या हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो उनकी जो मुश्किलात है उनको दूर करें, और दूर करने के बाद जो इंतजामात हैं उसको कि वो दोबारा रिपीट ना हो, वो इंतजामात करें। क्योंकि ये मामला ऐसा है कि ये तो एक तरह डायरेक्ट अटैक है जीआईटी की वर्किंग पे, और बहुत जरूरी है कि ये चीज जब रेज की गई है तो इमीडिएटली उस पर हुक्म फरमाया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जो भी इदारा है जो रुकावट कर रहा है या टेम्परिंग करने की कोशिश कर रहा है या जो भी एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है, वो उसको रोका जाए और उसको डायरेक्शन दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो जो भी कॉपरेशन जीआईटी को चाहिए वो करें। तब अली साहब, अब ये अगर जीआईटी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनी है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट नहीं होती है इदारों की कि वो असिस्ट करें? सर बिल्कुल होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही सीरियस मामला है कि इदारों को पता है कि ये जीआईटी एक तरह ब्रांच है सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बड़े वाज़ेह तौर पे डायरेक्ट किया हुआ है कि आप
जो है सारे अदारे उनकी कोऑपरेट करेंगे जी। तो उसको जानबूझ के अगर फिर भी वायलेट किया जा रहा है, उसको नहीं माना जा रहा, तो ये एक बहुत सीरियस और अफसोसनाक वाकया है। अब पता नहीं एग्जैक्टली कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है या कौन सा अदारा है जो कि कोऑपरेट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन की तो कॉपी नहीं है जी। लेकिन मुझे ये लगता है कि कम से कम ये एप्लीकेशन को सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन जो जेआईटी ने दी है, ये तो हमारा हक है कि हमें पता चले कि कौन लोग हैं जो रुकावट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वकला भी फिर एक अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक बनाएंगे एक अपनी स्ट्रेटजी कि ये अगर अदालत के अहकामात नहीं माने जा रहे तो फिर हमने क्या कार्रवाई करनी है या हमने उसको किस तरह उस पर एक्शन लेना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं इस चीज को बहुत सीरियस होता हूँ। कहानी जो थी तस्वीर वाली वो मेरे लिए इररेलेवेंट है। मेरे लिए बहुत जरूरी है ये एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन का को देखना कि इस एप्लीकेशन में किस इदारे के खिलाफ एलिगेशन लगी है और उन इदारों को फिर क्या उनका जवाब आता है। ये चीजें सारी आई थिंक बहुत जरूरी है इस पूरे केस के लिए। ब्रीफली अगर मैं पूछ पाऊं कि इदारे अगर खलल डाल रहे हों जुडिशल प्रोसेस के अंदर तो क्या उनकी सजा बनती है केस में? सर देखें, सबसे वर्स्ट केस में जो एक्सट्रीम वो है तो ये कंटेम्प्ट बनती है अदालत, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये लिखा है तौहीन अदालत के कानून में कि अगर कोई अदालत के हुक्म को जानबूझ के नहीं मान रहा तो अदालत उसके खिलाफ कंटेम्प्ट भी, जो भी शख्स इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कंटेम्प्ट भी कर सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो चले, तौहीन अदालत तो अपनी जगह एक एक्शन है, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ के इशू ये है कि अगर वो अदारा नहीं मान रहा तो उसको किस तरह मनवाना है, किस तरह उसके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को इम्प्लीमेंट करना है। और वो एक सजा तो अपनी जगह होती है, लेकिन उसके अलावा आइन का आर्टिकल है कि जो कहता है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोग हैं, जो अदारे हैं, वो उनको हुक्म मानना है सुप्रीम कोर्ट का, और अगर नहीं मानते तो फिर उनके खिलाफ एग्जीक्यूटिव एक्शन भी हो सकता है। उनको जो भी शख्स इन्वॉल्व है उसको नौकरी से भी हटाया जा सकता है, उनकी जगह दूसरे आदमी को तब्दील किया जा सकता है जो कि काम सुप्रीम कोर्ट का करे। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा एक अहम मरला है और इसको मैं बड़े गौर से देखना चाहता हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं वकला इस हवाले से स्ट्रेटेजी भी डिवाइस करना चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वसीम रजाक साहब, नुमाइंदा वक्त टेलीविजन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले सेगमेंट में हम बात करना चाहते हैं वजीर आज़म के उस मामले के हवाले से जो पेंडिंग है, जेआईटी के सामने तलब कर चुके हैं उनको जुमेरात के लिए वज़ीर आज़म साहब पेश होंगे, डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे किस किस तहकीकात के लिए। वज़ीर आज़म साहब से कुछ दस्तावेज़ भी तलब किए गए हैं। क्या क्या पूछेंगे वज़ीर आज़म साहब से? वज़ीर आज़म साहब तो सारा कुछ बयान कर चुके, एक दफ़ा पार्लियामान के सामने, एक दफ़ा अदालत के सामने, तो अब जेआईटी उनसे क्या पूछने जा रही है, इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं। सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। शाह साहब, मियाँ साहब के दो बयानात हो गए, एक अदालत के अंदर उनका केस हो गया जो पेश किया, एक असम्बली के अंदर उन्होंने स्पीच दी थी जो कि मुख्तलिफ थी उनके अदालती बयान के हवाले से। तो क्या समझते हैं, जेआईटी जो है वो बिल्कुल फ्री होगी स्पीच को भी देखने में और अदालत के अंदर भी मामला देखने में, और उसके अलावा जो मियाँ साहब कहेंगे वो जांच पड़ताल करने में? वैसे अदालती बयान तो नहीं उनका कोई हुआ। केस मैंने बात की, अदालत के अंदर भी एक केस ना, वो केस होना और बात है ना, लेकिन इनका अपना बयान जो बयान नहीं, वो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, फ्लोर ऑफ द हाउस या अदरवाइज बेशुमार बयान है उनके भाई, लेकिन अदालत में उनका कोई बयान नहीं हुआ। और जिसमें और वजूहत के अलावा एक वजह ये भी है इनको अब जेआईटी के सामने पेश होने की, इनका अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के उस स्पेशल बेंच के सामने इनका कोई बयान नहीं हुआ, मतलब। ठीक है। और अब ये पहली बार जेआईटी के एक तफ्तीशी टीम के पास, मतलब इन्वेस्टिगेशन टीम के पास ये पहली बार पेश होंगे और वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे होंगे। आपने कहा कि वो जेआईटी कुछ और भी पूछ सकेगी, ये
पूछ तो सकेगी, वो पूछ तो सकती है, बहुत कुछ वो पूछ सकती है अपने अपने तय भी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात पूछने वाली जो है वो सवालात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद वजह किए हैं। ठीक, वो सवालात बजरिया GIT वो इनसे पूछे जाएंगे, जिसमें वो फैक्ट्रियों की खरीदो फरोख्त के हवाले से मामलात हैं, फ्लैट्स जो हैं वो कैसे खरीदे गए, वो मामलात हैं। शाह साहब, ये एक सवाल रह गया, जो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बयान है GIT उसका भी मुआवजा कर सकती है, उसको भी नहीं, कोई जो फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट है वो तो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा सैक्रोसेंट है, उसकी सैंक्टिटी आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा है। व्हाई नॉट कि लीडर ऑफ द हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री एक फ्लोर पे ये बयान दे रहा है, वो बयान को कन्फ्रंट कराया जा सकता है। GIT उस बयान को लेकर उनके सामने पुट करके कि आपने फलां तारीख को फलां जगह फलां और फलां जगह क्या हाउस फ्लोर ऑफ द आपने ये कहा था, वो कन्फ्रंट करा सकती है। लेकिन उसके बरअक्स जो रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया वो तो कुछ और कह रहा था, वो मियां साहब की स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस को सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने और सवाल वजह किए, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट को मजीद जरूरत पड़ी 3 जजेस के व्यू के मुताबिक कि नहीं ये सफिशिएंट बात नहीं है, मजीद पता लगाया जाए, पता कराया जाए ठीक कि ये बातें क्या हैं, कब हैं, कैसे हुई। ठीक है, कुछ लोगों का ख्याल है कि वजीर आजम साहब को बुला लिया गया है GIT की तरफ से, ये भी हो सकता था कि प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए वो खुद वजीर आजम साहब के पास चले जाते और उनसे वहां पे जाके तहकीकात कर लेते। ये होने से तो ये बात हो सकती थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि जब से GIT भी शुरू हुई है, GIT पे भी बातें हो रही हैं, GIT खुद भी क्लेमेंट बन गई है, वो भी कहती है मुझे हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं दिया जा रहा, रिकॉर्ड खराब तो किया अगर वो चले जाते हैं इस तरह तो वो तो फिर इसमें इख्तलाफ और लोग जो हैं या आपका मीडिया या आप लोग जो हैं वो कहते हैं ये क्या फ्रॉड है जी, मतलब जो लोग खुद चले गए उसके घर पूछने के लिए प्राइम मिनिस्टर के, हालांकि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि अगर वो वहां चले जाते, अगर कोतवाल मुल्जिम के घर, तफ्तीशी टीम मुल्जिम के घर, हाँ तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी, क्योंकि वजीर आजम है, आप कह रहे हैं न सर वजीर आजम है, लोग पुलिस वाले लोगों के घर भी जाते रहते हैं, ठक 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 दरवाजा खटखटाया, वो तो और मकसद की शाह साहब, वो तो गिरफ्तार करने जाते हैं। नहीं गिरफ्तार करने के अलावा भी पूछने भी जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन ये बात अगर हो जाती तो एक बहुत बड़ा इवेंट कराई होता, लोग एतमाद ना करते लोग, ये क्या है जी, जो ये तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव बहुत शोर मचाती, मीडिया में क्या सवाल भी कहता है, लोग भी कहते हैं, नेचुरल क्वेश्चन राइज हो जाता है ना। तो अब ये है कि वहां जहां पर वो बैठी है, जहां पर वो उसको थाना कह लें आप, उसको आप इंक्वायरी बिल्डिंग या इंक्वायरी रूम कह लें, मतलब है दफ्तर कह लें GIT का, सेक्रेटेरिएट कह लें, तो वो हम वहां पर जाएंगे। बहुत बुरी जगह है शाह साहब वो, नहीं कोई इतनी अच्छी भी नहीं है, इतनी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि हुसैन नवाज साहब की तस्वीर के ऊपर तो बहुत शोर मचाया, तस्वीर को भी कोई इतनी ऑब्जेक्शनबल बात नहीं है, मतलब ये तो पता नहीं बोथ साइड से पता नहीं क्या खेला जा रहा है। और अभी भी सच्ची बात यह है कि GIT जो मैं अपनी एक वर्कर की हैसियत से कि GIT की इंक्वायरी या सो फार जो कुछ भी है वो अभी सामने नहीं आई, मार स्वाय सुप्रीम कोर्ट की ऐनक के सामने, बिल्कुल वो सरबा मोहर रिकॉर्ड पेश किया जा रहा है, वो जा रहा है, वो देख लेते हैं, दोबारा सरबा मोहर हो जाता है, मतलब यानी वो इंक्वायरी क्या की जा रही है, किस अंदाज से की जा रही है, उसका आउटपुट क्या मिल रहा है GIT को, क्या नहीं मिल रहा है, ये एटलीस्ट पब्लिक एट लार्ज को कोई पता नहीं है, एक्सेप्ट वहाँ पर शामिल तफ्तीश होने वाले लोगों को, एक्सेप्ट GIT के मेंबरान को, और एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जिसके पास 15 दिन के बाद वो रिपोर्ट पेश होती है। ये वज़ीर आज़म से दस्तावेज भी तलब किए गए हैं, रिकॉर्ड कुछ तलब किया गया है, वज़ीर आज़म साहब ने तो बिजनेस तो छोड़ रखा है ना, 98 से गालिबन वो बिजनेस के शराकतदार नहीं है, उन्होंने खुद कहा कि मैं अगर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ तो बिजनेस नहीं करूँगा, कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैश है, तो वो किस चीज़ के कागज़, वो तो किसी की चीज़ के कागज़ उसी वक्त की शायद हो, बिजनेस तो आज नहीं कर रहे ना, बिजनेस आज नहीं कर रहे, तो वो जिस वक्त का कोई मामला है, कोई अगर रेलिवेंसी हुई तो GIT वो पूछ रही होगी, उन डेटों का पूछना तो जरूर नहीं है ना।
ठीक है, उससे पहले के कागजात जो उनकी शराकतदारी कोई अगर है तो वो उसमें वो पूछ सकते हैं। वो अब खबरें तो अब ये भी आ गई शाह साहब के शहबाज शरीफ साहब के और कजन्स के और उनके दूसरे खानदान के लोगों के भी कंपनीज के रिकॉर्ड्स जो हैं वो तलब किए जा रहे हैं कि दायराकार वसी हो रहा है। दायराकार वसी भी नज़र ऐसे ही आता है बादियों नज़र में, लेकिन सवाल ये है कि जिनसे पूछ हो रही है अभी दो तीन आदमी जो पेश हो चुके हैं, अगर उनके सवालात उनके जवाबात में कोई ऐसी बात बाहर निकल आई है जो कि GIT को ले जाती है उधर, मुझसे सवाल पूछा जाता है कि जनाब आप आज से 6 महीने पहले जो है वो आपका फैसल साहब से बड़ी गूढ़ी दोस्ती थी और ये था और ये कुछ उस वक्त मैं और फैसल साहब इकट्ठे हम कारोबार करते थे। अच्छा चलो बोल, तो बताइए ना जरा फिर। आप बताएं, और नहीं बताते यार फिर फैसल साहब को बुलाओ, उनका बताओ जी। तो वो कोई रेलिवेंसी अगर हो रही है तो वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो कर सकती है, व्हाई नॉट। ठीक है। तो ये रहमान मलिक साहब को भी वो कह रहे हैं कि बुला लिया है GIT ने और वो अपना विजिट शॉर्ट करके आ रहे हैं हुदैबिया पेपर मिल्स की। इसलिए कि बतौर स्टेट फंक्शनरी रहमान मलिक साहब आज की बात ही कर रहा, बतौर स्टेट फंक्शनरी उन्होंने कभी भी किसी वक्त भी अगर इस रिलेटेड इश्यू को, क्योंकि उसमें अदीबिया पेपर मिल की बात आ रही है और फलां की भी, तो अगर उन्होंने एक बतौर वही के इस रियासती स्टेट फंक्शनरी रियासती नुमाइंदे की हैसियत से, रियासती मोहरे की हैसियत से अगर उन्होंने कुछ कलेक्शन की हुई है कोई किसी चीज़ की जो रेलिवेंट है इस सब्जेक्ट के, वो बुला सकते हैं। और रहमान मलिक साहब बतौर रियासती नुमाइंदे के अगर उन्होंने कोई तहकीकात हुदैबिया पेपर मिल्स के अंदर की हुई हैं तो वो कुछ सबूत या शवाहिद भी GIT को दे सकते हैं। वो अगर उन्होंने को कलेक्ट किए हुए हैं, मसला अगर उन उस रिपोर्ट में वो देखते हैं कि जी ये मलिक साहब आपने ये बात किया था, तो ज़रा इसको, तो वही कन्फ्रंट वाली बात है, मतलब है तो वो कन्फ्रंट करा सकते हैं। देखिए ना, मेरी जो तैयार करदा अगर कोई चीज़ है तो मुझसे पूछने वाला अदालत या IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो वो पूछ सकते हैं। तो अगर मियाँ साहब कहें कि ये तो हमारे सियासी हरीफ हैं, इनसे आप क्यों पूछ रहे हैं, तो वो मियाँ साहब का अपना डिफेंस होगा ना कि वो जब कह रहे हैं और सियासी हरीफ का फिर वो GIT या कोर्ट या कोई बंदा कोई सियासी हरीफ तो रहमान आ जाए ना, जब उस वक्त वो डायरेक्टर था FIA का, तो उस वक्त तो सियासी हरीफ नहीं था। ठीक है, मेरा बताओ ये बात ठीक है। तो शाह साहब आपको क्या महसूस होता है अभी तक इस केस के अंदर हसन साहब, हुसैन साहब, मियाँ साहब, NBB के प्रेसिडेंट साहब, रहमान मलिक साहब को भी बुला लिया गया है, तो अभी मरियम बीबी को भी बुलाना मकसूद होगा क्योंकि मरियम बीबी के हवाले से कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये नेल्सन और नेस्कॉल 2 कंपनियां हैं जिसकी बेनिफिशियल ओनर हैं। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया था सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के वकील की तरफ से और कहा गया था कि ये वो डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि मरियम बीबी जो है वो बेनिफिशियल ओनर हैं, उनको भी को बुलाने का GIT। मेरा मतलब है कि अगर वो समझेंगे कि भाई मतलब रेलिवेंसी है उनको तो बुलाया जा सकता है। लेकिन अब आपको लगता है कि चांसेस कम रह गए हैं मजीद अब किसी और को बुलाने के लिए? नहीं, अभी तो द टाइम इज देयर। लेकिन मैं जो समझता हूँ फैज़ल साहब है जो ज़रूरी है, जो इस वक्त महसूस कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी और GIT भी, लोग भी, हिज़्ब इख्तिलाफ भी, हिज़्ब इक़्तिदार भी, ये वो बजाय इसके कि देखें ये असल तो वो कौन लोग हैं जो ये देखना चाहते हैं कि ये सब क्या है, वो लोग हैं 20 करोड़ अवाम। ठीक, वो लोग हैं ये। अब उनके पल्ले ही अगर कुछ नहीं पड़ रहा कि वो क्या रहा है, मतलब असल बात इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको अब देखें ना, GIT जाती है तो वो अपना गिला शुरू कर देती है, बिल्कुल बड़ी हर्डल है जी, ये है जी वो। भाई अगर आप हर्डल है और आप कर कुछ नहीं सकते, हमसे बरात लोगों ने तो ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको बड़ी खुली छुट्टी और पावर्स दी है, बिल्कुल, तो आप तो रो रहे हैं। रोने वाला तहकीकात क्या करेगा, मतलब अगर वो खुद ही रो रहा है तो मतलब ये क्वेश्चन एक लोगों के दिमाग में। इसी तरह हसन नवाज साहब और हुसैन नवाज साहब वो अपना रोना रो रहे हैं, मतलब
हम जाते हैं तो हमें जी बिठाया जाता है भाई, कहते जी ऐसे बिठा दिया हमें, तो वो तो बिठा के ही पूछा जाएगा ना। तस्वीर निकाल दी, कोई तस्वीरें आती रहती हैं, कोई ये क्या कोई इसमें तस्वीर में क्या है, तस्वीर में दूसरा आदमी नजर नहीं आ रहा, यानी तस्वीर में तो दूसरा आदमी नहीं है कि हम ये कहेंगे वो इनको कुछ कुछ झाड़ रहा है या ये कर रहा है या वो कर रहा है। ये वो थानों वाली तफ्तीश तो नहीं हो रही ना? नहीं 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 नहीं, थानों वाली तफ्तीश तो जो है वो तो चीखें निकाल देती है जी, वो तो तशद्दुद करते हैं उसमें, तशद्दुद भी करते हैं। अच्छा तो वो अच्छा, लेकिन ये कानून में नहीं है, इसलिए ये जेआईटी भी उस तरफ नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, जीआईटी को इस किस्म की तो कोई ना पावर है और ना, क्योंकि वो कहते हैं जी कि हमें फोर्स किया जा रहा है, कुछ लोगों ने कहा है कि जी हमें फोर्स किया गया कि आप गवाह बने, तो ये किस किस्म की मैं नहीं समझता कि भाई आफ्टर ऑल 6 बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं, स्टेट फंक्शनरीज के हैं, अब 6 के 6 आदमी जो है वो उनको कह रहे हैं बजाक वक्त कि आप ये बन जाएं और वो बन जाएं, मतलब ये क्या बात है? मैं ये मेरी समझ से बात। शाह साहब, आपने अभी कहा कि जेआईटी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने चंद मामलात में माजूरी का इजहार कर रही है, आपको ये अमल जो है तहकीकात का पाया तकमील तक पहुंचते हुए महसूस हो रहा है कि ये कंप्लीट हो जाएगा, या किसी सियासी तहरीक का, किसी सियासी एहतजाज का निशाना बन जाएगा? सियासी एहतजाज का मेरी समझ के मुताबिक ये निशाना नहीं बनेगा, नहीं बनना चाहिए, और खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता करे ये बन गया, इससे बड़ा डिजास्टर और कोई नहीं होगा। क्योंकि मैं जीआईटी को या इख्तलाफ इक़्तिदार को नहीं देख रहा, ये बुनियादी तौर पर ये जो प्रोसीडिंग्स है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रोसीडिंग में 20 अप्रैल को एक आर्डर जारी किया, जिसको वो जजमेंट है जो आप जी, वो एक आर्डर है, इंटरिम आर्डर है, उसकी कंटिन्यूटी है ये। अगर आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में ब्लैकेट आ जाए, वो शिकार हो जाए किसी हादसे का या किसी वाक़े का या किसी एहतजाज का, तो हमारा एक पिलर जो है, पिलर ऑफ स्टेट का, रियासत का, उसको नुकसान पहुंचने का खतरा है। और फिर अगर उसको नुकसान पहुंचेगा, लामाला रियासत को नुकसान पहुंचेगा, और रियासत का नुकसान हम लोगों का नुकसान, आम लोगों का नुकसान। शाह साहब, सेनेटर जफर अली शाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शाह साहब फरमा रहे थे कि नुकसान जो होगा अगर ये सियासी किसी अमल का या एहतजाज का निशाना बनी जेआईटी की तहकीकात, वो बड़ा नुकसान होगा, नाकाबिल तलाफ़ी होगा। अगले ये सेगमेंट में इतना कुछ ही, अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब के दौरा सऊदी अरेबिया का। कहा जाता है उनके ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, क्या कर सकते हैं वो कतर के मामले में, जानने की कोशिश करते हैं अगले सेगमेंट में। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया तशरीफ़ ले जा चुके हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब उनके साथ मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि कतर में जो क्राइसिस इस वक्त मौजूद है, उसके पस मंज़र में वज़ीर आज़म साहब वहाँ तशरीफ़ लेके गए हैं। पाकिस्तान क्या रोल पॉसिबली अदा कर सकता है इस तमाम तर स्टैंड ऑफ के अंदर, इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, साबिक सफ़ीर बराए ईरान, मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। नजम साहब, पाकिस्तान के अंदर से जो आवाज़ें आ रही थीं, कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को मीडिएट करना चाहिए, तो वज़ीर आज़म साहब का दौरा उस पस मंज़र में होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की मीडिएशन खास माने रखती है? जी, पाकिस्तान मीडिएशन ही करेगा, और कोई वजह नहीं है नवाज शरीफ साहब के वहाँ जाने की, अलावा इसके कि 2 अरब मुसलमान ममालिक में जो झगड़ा है और जिससे दहशतगर्दी के खिलाफ जो फ्रंट बनाना है सब मुसलमान ममालिक को, उसमें दरारें पड़ रही हैं। उन दरारों को बंद करने के लिए पाकिस्तान कोशां होना ज़रूरी है, और वो कोशां होंगे। लेकिन इसमें क्या उनके एफर्ट्स का कोई नतीजा निकलेगा, या कतर और सऊदी अरेबिया के दरमियान और चीज़ें भी होंगी जिसकी वजह से अगर कतर ज़रा सी लचक दिखाएगा तो सऊदी अरेबिया को अपना रुख बदलना पड़ेगा। ये मेरा कहना ये है कि जो आउटसाइड फोर्सेस हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, बेसिक चीज़ ये है कि सऊदी अरेबिया को ये एहसास होने लगा है, मेरी उम्मीद है होने लगा है कि ट्रंप साहब जो भी कहें
लेकिन अमेरिकन पोजीशन वो नहीं है जो ट्रंप साहब के ट्वीट में थी। अमेरिका की पोजीशन ज्यादा काशी उसकी टिलरसन और मैटिस की स्टेटमेंट्स करती हैं, जिसमें उन्होंने जीसीसी की यकजहती पे जोर रखा है। और अमेरिकन प्रेस में तो बात सिर्फ इसी की है कि साथ जिन चीजों का आप चार्ज लगा रहे हैं कतर पे, वो चार्ज तो हम आप पे लगाते रहे हैं, तो आप सऊदी अरेबिया पे लगाते रहे। जी, तो आप जरा हिपोक्रेसी में इंडल्ज कर रहे हैं। ये नहीं कि कतर मासूम है, लेकिन अगर जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि वो चीजें जिसके आप कतर को अक्यूज कर रहे हैं वो आप करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो अब उनके लिए मुझे लगता है कि कोई रास्ता ढूंढना है, और उस रास्ते ढूंढने में अगर वो कहें कि हमने पाकिस्तान के कहने पे किया है या दुनिया के कहने पे किया है, तो वो एक चीज है, लेकिन किसी किस्म की कंसेशन कतर की तरफ से भी होनी पड़ेगी। मेरी नजर में वो कंसेशन कतर कर सकता है सिर्फ अल जजीरा के सिलसिले में, क्योंकि अल जजीरा के जो कारनामे हैं या जो रिपोर्टिंग है, उससे जो भी इस खत्ते के अरब मुमालिक हैं वो सब बहुत हद तक नाखुश हैं। और सऊदी अरेबिया को दूसरी चीज देखनी है कि कतर अभी भी कुछ चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है। मसलन अभी जब उनके जो जहाज आते थे वो पहले अबू जबेल में रुकते थे यूएई में, और वहां से छोटी कश्तियों में कतर में आते थे। अब वो चाहते तो ईरान ने उनको 3 जगहें दी थी अपने पोर्ट्स में जहां से वो इस किस्म की लाइटरेज कर सकते थे, लेकिन उसको लेने के बजाय उन्होंने कहा है कि हम ओमान के पोर्ट में लाइटरेज करेंगे और वहां से छोटी कश्तियां लाएंगी। यानी जो मेन एतराज है सऊदी अरेबिया का, वो है कतर का जो ईरान के साथ रिश्ता है, और उसको उन्होंने बढ़ने नहीं दिया है। हालांकि वो बढ़ सकता था, और हालांकि कुछ चीजें हुई हैं जिससे वाज़ेह है कि ईरान उनको खाना पहुंचा रहा है, उसकी वेजिटेबल्स के जहाज उड़ के पहुंच रहे हैं, तुर्की से दूध वगैरह पहुंच रहा है। तो अब उनको ये भी वाज़ेह हो गया है कि कतर को आप कट ऑफ नहीं कर सकते। कतर के पास इतने वसाइल हैं कि वो ये अगले 10-15 साल तक तो इस सूरत हाल के साथ जिंदा रह सकता है। दूसरा कि अब अमेरिका में बहुत एहसास है कि अगर ये जंग शाम में जो जंग है वो जारी रहेगी, तो उसके लिए उनको कतर में जो मिलिट्री बेस बनाई है, एयर बेस बनाई है, उसकी सख्त जरूरत पड़ेगी, और वहीं पे कोऑर्डिनेशन होगी, क्योंकि न सिर्फ अमेरिका के जहाज लेकिन यूएई के जहाज और सऊदी अरेबिया के जहाज भी इन्वॉल्व हैं, और उनके लिए जरूरी है कि कुछ कोऑर्डिनेशन हो। तो मुझे लगता है कि इन ममालिक में एक ख्वाहिश होगी, उस ख्वाहिश के लिए फेस सेविंग चाहिए, और शायद चूंकि पाकिस्तान का दोनों ममालिक के साथ, कतर के साथ एक तरफ और सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ दूसरी तरफ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अहम रिश्ते हैं, तो वो शायद कहें कि पाकिस्तान की इंटरवेंशन हमारे लिए मुफीद साबित हुई है, और उन्होंने जो हमसे कहा है वो हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कतर फला चीज कर दे और कतर से कहा जाएगा कि साहब ये कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, ये आप कीजिए। नजम साहब, बहुत मुख्तलिफ किस्म की बातें प्रेस के अंदर वजह तनाज़ा के हवाले से आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि LNG जो है वो कतर की ज़्यादा ना बिके, हमारी बिके। कतर की नंबर 1 पोजीशन है, अमेरिका की शायद 5वीं या 6ठी पोजीशन है। अब कुछ इस तरह के मामलात सुनने में आते हैं। कुछ कहते हैं कि गलतफहमियों की बुनियाद के ऊपर हुआ। तो असल मामला आपकी नज़र में क्या नज़र आता है आपको? देखिए ये जो साजिशें हम जिनको सोचते हैं, हम उसके पीछे जो रीजनिंग है वो नहीं देखते। अगर अमेरिका अपना LNG बेचना चाहता है, उसने पोलैंड को पहली शिपमेंट्स की हैं, और पोलैंड में शिपमेंट्स की हैं कि रूस पे डिपेंडेंस ईस्ट यूरोप की, वेस्ट यूरोप की कम हो। वो जितना चाहेगा LNG बेच सकता है, रिप्लेसिंग
रशिया, वो और उनके लिए यूरोप में इस किस्म की चीज करना ज्यादा अहम है, ज्यादा जरूरी है इक्तिसादी तौर पे भी, क्योंकि इट्स मोर इकोनॉमिक, और पॉलिटिकली, क्योंकि पॉलिटिकली वो चाहते हैं कि जो अभी डिपेंडेंस है वेस्टर्न यूरोप की, ईस्टर्न यूरोप की रूस की गैस सप्लाईज पे, उसको जिस हद तक कम किया जा सकता है उतना बेहतर है, क्योंकि फिर रूस उन पे दबाव नहीं डाल सकता। तो जो एलएनजी होगी वो वहां बेचेंगे, हमारे यहाँ पे आने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ट्रम्प साहब, ये तो मैंने उस मौजू को कवर किया। अब दूसरी चीज के क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो कि अमेरिका चाहता है और जिसमें कतर को डिमिनिश करना जरूरी है। देखिए, इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक मरतबा जब ट्रम्प साहब अपने ट्वीट्स में ये पोजीशन लेते हैं कि भाई ये तो पहला नतीजा है मेरे विजिट का, लेकिन उसके बाद दूसरी ट्वीट ये है कि साहब मैं व्हाइट हाउस में मीटिंग करने को तैयार हूँ और मैं दावत देता हूँ कतर को और सऊदी अरेबिया को कि आके मुझसे यहाँ पे बात करें, और जिसका जवाब कतर ने दिया कि साहब मैं इस वक्त अपना मुल्क नहीं छोड़ सकता। तो अभी अमेरिकन पोजीशन जो है उसमें मेरा अपना अंदाजा ये है कि आप ट्रम्प की ट्वीट्स पे कम जोर दें और कम तवज्जो दें, ज्यादा तवज्जो ये दें कि टिलरसन क्या कहता है, और टिलरसन कहता है कि साहब कतर को भी कुछ और करना चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ, और लेकिन यकजहती जीसीसी की रखना जरूरी है। ठीक, नजम साहब, ये जो इतना लेटेस्ट ये जो पुश है दहशतगर्दी के हवाले से या ईरान के से ताल्लुकात तोड़ने के हवाले से, ये कहाँ से आ रहा है? कतर के अंदर हमें पहले भी मौजूद है, तालिबान पहले से पता है, तालिबान का दफ्तर वहां पे मौजूद था और वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहां पे करते थे, लोग जाके वहां पे मीटिंग्स करते रहे हैं तालिबान से। तो ये एकदम जो मामलात इतने बिखर गए, वो क्या वजह आपके नजर में? देखिए अगर आप सऊदी चार्जेस देखें तो तालिबान तो उसमें बहुत छोटा किरदार है, ज्यादा किरदार हमास का है और अखवान मुसलमीन का है। अखवान मुसलमीन का कतर का रवैया ये रहा है कि साहब पॉलिटिकल इस्लाम एक रियलिटी है और अखवान मुसलमीन जो है वो नॉन वायलेंट पॉलिटिकल इस्लाम है। वो मिस्र में इलेक्शन जीते थे और नॉन वायलेंट पॉलिटिकल इस्लाम शायद सबसे अच्छा एंटीडोट होगा अलकायदा के खिलाफ या दाइश के खिलाफ। अब इस पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये राय कतर की है, ये राय तुर्की की भी है। दोनों ममालिक ने अखवान मुसलमीन की पहले हिमायत की है, अब भी हिमायत की है। तो अब ये इस पे हम शायद उनके साथ इख्तलाफ रहे बाकी ममालिक का, और उसकी वजह से अब कतर से शायद ये होगा कि साहब इसकी इतनी खुल्लम खुल्ला आप उनकी हिमायत न करें, हमास की खुल्लम खुल्ला हिमायत न करें। तालिबान का दफ्तर जो है वो उन्होंने ऐसे नहीं खोला था, वो तो अमेरिकनों ने कहा था तो खुला था, और हम भी उससे खुश थे कि अगर कहीं बात हो सकती है। खैर ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ कुछ उसमें सेकंड थॉट्स भी थे, लेकिन अगर कतर के मरकज में बैठ के और तालिबान अफगान हुकूमत के साथ बात करते तो हमारे लिए बेहतर था। अब तालिबान ने कहा कि नहीं साहब, हम कतर की काबुल में हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अमेरिकनों से बात करेंगे। लेकिन कुछ पेशरफ्त हुई थी, तो वो कोई बड़ा चार्ज नहीं लग सकता, और खास तौर पे पाकिस्तान को उसकी कोई खास फिक्र नहीं होनी चाहिए। ठीक, नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, साबिक सफ़ीर बराए ईरान, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे मिडल ईस्ट के क्राइसिस के हवाले से और वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे के हवाले से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। वज़ीर आज़म साहब की ज़ाती ताल्लुकात भी सऊदी अरेबिया से कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त हैं, और पाकिस्तान के वैसे भी उमूमी तौर पर ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। ईरान के मामले में या इत्तेहाद के मामले में भी पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया का ही साथ दे रहा है। क्या किरदार अदा कर पाएंगे, वाइटल है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है नाज़रीन। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।